बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, योर फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, आपको पता है कि हमने अपनी सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 21, जो कि हमारी सेकेंड ईयर फिजिक्स का आखिरी वाला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स, उसको स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, तो आज मैं जो इस वीडियो के लिए टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या होगा हमारे पास? मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ये आज के लिए हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट, जैसे मैस तो हमारे पास मैस ही होगा, आगे साथ टर्म यूज हो रही है डिफेक्ट। डिफेक्ट का अगर हम लफ्जी मीनिंग में जायजा लें या बात करें लफ्जी मीनिंग में, तो डिफेक्ट का मतलब होता है कोई मसला, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, कोई कमी बेशी किसी चीज में हो तो हम कहते हैं कि उसमें वो ये डिफेक्ट आ गया हुआ है। ठीक है, ये कोई खराबी आ गई हुई है। अब मैस डिफेक्ट यानी मैस में खराबी है, इसका मतलब तो यही होगा। फिर आगे हमारे पास होता है बाइंडिंग एनर्जी। आज इस वीडियो में दो पोर्शन को मैं डिवाइड कर रहा हूं, दो पोर्शन में इस वाले टॉपिक को दो पोर्शन है हमारे पास। एक तो आता है मैस डिफेक्ट और दूसरा आता है बाइंडिंग एनर्जी। इस वीडियो में जो ये पार्ट 1 को मैं प्रेजेंट करूंगा वो है मैस डिफेक्ट। आज हम सिर्फ इसी के ऊपर बात करेंगे। अपनी अगले वाली वीडियो में हम बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर भी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर बाय डेफिनेशन में देखूं कि मैस डिफेक्ट बेसिकली होता क्या है, असल में मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर विद इन एग्जांपल्स आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। कहते हैं मैस डिफेक्ट की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो कहते हैं द मैस ऑफ न्यूक्लियस is always less than the total mass of protons and न्यूट्रॉन्स। क्या मतलब बनेगा इसका? स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर आपके पास कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो मैस होगा वो हमेशा कम होता है। किससे कम होता है? टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी प्रोटॉन्स के मैस को और न्यूट्रॉन्स के मैस को अगर आप कंबाइन करते हैं तो उनका जो मैस होगा, ठीक है, वो न्यूक्लियस के मैस से ज्यादा होगा। यानी अगर सपोज मैं मिसाल दूंगा आपको एक, कि कॉमन लाइफ एग्जांपल है कि अगर मेरे पास 100 रुपए हो तो 100 रुपए में 4 बंदों को डिवाइड करना चाहूं तो मैं सबको 25-25 कर दूंगा, तो मेरे पास 100 का एग्जैक्टली डिविजिबल आ जाएगा। ठीक है, और वो आ जाएगा 25, यानी 400 को 4 से डिवाइड करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 25। ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट। या इसका रिवर्स अगर हम ले लें कि 4 बंदे हैं, उनके पास 25-25 रुपए मौजूद हैं। अगर मैं उनमें से उन 25-25 उनसे कलेक्ट कर लूं, ठीक है, अपने पास ले लूं, तो मेरे पास कितने पैसे बन जाएंगे? 100 रुपया दोबारा से बन जाएगा। यानी कि अगर 100 को मैं डिवाइड कर दूं 4 से, या 4 से लेकर 100 बना दूं, तो एग्जैक्ट अमाउंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी पहले केस में 100 से 25 हुए, फिर दूसरे केस में 25 से 100 हो गए, तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन कहते हैं ये तो आम लाइफ में एग्जांपल है। अगर एक और एग्जांपल दे दूं, अगर आपके पास कोई ब्लॉक है, ब्लॉक के अगर आप 4 पीसेस कर दें, ठीक है, सपोज मेरे पास एक ये ब्लॉक था, ठीक है, ब्लॉक के मैंने 4 पीसेस कर दिए, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद पहले क्या करें, जो इसका टोटल था, ठीक है, जब ये मौजूद था, कंप्लीट हालत में मौजूद था, इसका वेट ले, सपोज वो आया 4 किलोग्राम। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इस ब्लॉक के 4 पीसेस बना दिए, या छोटे छोटे पीसेस में इसको डिवाइड कर दिया कि जितने इसके अंदर पार्टिकल थे, मैंने कहा 4 पार्टिकल है, तो मैंने इसको क्या किया, छोटे छोटे पीसेस ले लिए, 4 ये और 4 ये, फिर इनका वेट किया, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? वो तो 4 किलोग्राम ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। कहते हैं कॉमन लाइफ एग्जांपल में हमारे पास ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई अमाउंट है, उसको एग्जैक्ट मेजर करेंगे फिर भी वही आंसर आएगा, अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो फिर मेजर करेंगे तो आंसर भी फिर सेम आएगा, कोई
कोई आंसर में चेंज नहीं आ सकता। लेकिन कहते हैं जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बारे में अगर हम ये बात करेंगे तो तब उधर क्या होता है, कहते हैं कि न्यूक्लियस के बारे में ऐसा नहीं होता, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। और चेंज वो क्या आ रहा है, डिफेक्ट। और डिफेक्ट किस में है, वो मैथ में, कि मैथ में डिफेक्ट आ जाता है। कैसे, सपोज या कहते हैं कि हीलियम है आपके पास, बुक वालों के मुताबिक चलना चाह रहा हूं, कहते हैं हीलियम की मिसाल दी हुई है उन्होंने। कहते हैं हीलियम या हीलियम है, हीलियम के 4 पार्टिकल्स हैं, जैसे हीलियम 42 इसका फार्मूला होता है, इसके अंदर 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। हीलियम है, हीलियम का एटम है, उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 4 टोटल पार्टिकल्स हैं, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो हीलियम का न्यूक्लियस आता है वो तकरीबन इस तरह आएगा आपके पास, ठीक है। तो इसका जो मैस है, ठीक है, अब चारों पार्टी को अगर हम लहदा कर लें, सिंप्लीफाई, इनका मैस लेंगे तो कहते हैं कि इसका मैस जो होगा वो लेस होगा, इसका मैस जो होगा वो ग्रेटर होगा। क्या, फिर से सुने, कहते हैं कि जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के मुकाबले में क्या होता है कि कंबाइन मैस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज लेस देन द मैस ऑफ सेपरेट पार्टिकल्स, ठीक है। अगर आप पार्टिकल्स को सेपरेट लेकर मेजर करेंगे, ठीक है, तो उसका आंसर या उसके मैस का जो आंसर है वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू कंबाइंड मैस, ठीक है। अगर कंबाइंड मैस ले, सेपरेट ले, तो आपके पास जो सेपरेट मैस होगा वो ज्यादा होगा और जो कंबाइंड मैस होगा वो कम होगा। तो कहते हैं ये कम क्यों हो रहा है, कम होता है इस वजह से कि जब ये सेपरेट से कंबाइन हालत में जाते हैं तो क्या करते हैं, ये लूजेस मैस, ठीक है, और ये जो क्या करते हैं, ये मैस को लूज करते हैं। और ये जो मैस लूज हो रहा है वो किस फॉर्म में आपके पास आता है, वो आता है एनर्जी। और इस एनर्जी को हमने रिप्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc²। आई होप कि मेरा आइडिया या जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट था आप तक पहुंच पाया हो। एक दफा दोबारा सुन ले। कहते हैं कि न्यूक्लियस के मामले में जो आपके पास कोई भी एलिमेंट है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, यूरेनियम है, कार्बन है, लाइक हीलियम कुछ भी हो आपके पास, जब उसके आपके पास जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करके, यानी सेपरेट को एक दफा ही अगर आप मैस ले लें तो उस वक्त जो उसका आंसर आता है वो कंबाइन इफेक्ट के मैस से ज्यादा आता है। यानी कंबाइन करने से उसका मैस कम हो जाता है। कम क्यों होता है, चूंकि वो मैस लूज करता है, और जो मैस लूज होता है वो एज अ एनर्जी रिलीज हो जाता है, और वो एनर्जी कौन सी आती है, इज इक्वल टू mc² अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कहते हैं ये तो सारा कॉन्सेप्ट था। अब डेफिनेशन के बाद मैं लिखता हूं कि इट इज डिनोटेड बाय, जो मैस डिफेक्ट था, डेल एम, और हम इसको डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं डेल के साथ। ठीक है, जो मैस डिफेक्ट आपके पास आता है स्टूडेंट्स, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल एम के साथ। अब डेफिनेशन को दोबारा देख ली। कहते हैं मैस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मैस लेते हैं वो न्यूक्लियस के मैस से ज्यादा आता है। ठीक है, न्यूक्लियस का जो मैस है वो कम आता है आपके पास। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो कहते हैं इक्वेशन क्या होगी इसकी। इक्वेशन कहते हैं, इसको तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल एम के साथ, इज इक्वल टू जेड एम टी प्लस ए माइनस जी। ठीक है, क्या आएगा आपके पास, a माइनस जी, साथ आ जाएगा m और साथ n माइनस m और न्यूक्लियस। ये डेफिनेशन के मुताबिक इसकी स्टेटमेंट थी, जो उसके मुताबिक हमने फार्मूला ड्राइव किया। हमने कहा इधर पहले ये देख लें, जेड एम पे रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल मैस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ZMP या ZMP जो आपके पास स्टूडेंट्स आ रहा है वो है टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन्स, फिर A माइनस जी टोटल मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स, और M न्यूक्लियस
टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस का जो टोटल मास है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था डेफिनेशन के मुताबिक इसका फार्मूला, यानी क्या करना है आपने, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, टोटल मास की मुराद हमने उनको प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल मास आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो क्या होता है, इक्वल होता है लेस देन ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस के मास है वो कम होता है, यानी इन दोनों का मास प्लस करें तो उसका जो इफेक्ट है वो न्यूक्लियस के मास के इफेक्ट से ज्यादा आता है, यानी न्यूक्लियस का मास कम, मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन मिलकर वो ज्यादा बन जाते हैं। तो यही डेफिनेशन भी हमें बता रही थी। तो आई होप कि डेफिनेशन और इसका जो कॉन्सेप्ट था वो आपके तक पहुंच पाया हो। फिर इसके साथ ही इसके साथ कंबाइन टर्म बताई जा रही है जिसको कहते हैं मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन अगर हम बात करें तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल एम ओवर ए। क्या चीजें हैं इधर, अब डेल एम तो हमने पढ़ा, क्या है आपके पास, वो तो है मास डिफेक्ट, यानी आपने क्या करना है, अगर मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन मालूम करना है तो आप क्या करेंगे कि आपके पास जो मास डिफेक्ट था उसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल मास नंबर के साथ। ठीक है, मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास नंबर इज कॉल्ड मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। अगर इसकी डेफिनेशन को लिखना चाहे कहते हैं मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, ठीक है, इज ऑब्टेन्ड, इसको कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना, दूसरा नाम दिया जाता है पैकिंग फ्रैक्शन, इज ऑब्टेन्ड by dividing the mass defect by total mass number। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था आपके पास डेफिनेशन। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन कहते हैं कि अगर आपने मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन निकाला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास डिफेक्ट के साथ जो टोटल मास नंबर था उसको आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना, तो आपके पास ये आ जाता है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। जैसे अगर हम इसी फार्मूले को लेकर चलें तो ये फार्मूला हम कह रहे थे, आपके पास था फार्मूला डेल एम ओवर ए, तो ये सारी इक्वेशन ऐसे ही जेड एम पी प्लस ए माइनस जी एम एन माइनस एम न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय ए, यानी टोटल मास नंबर जो था उसके साथ डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है टोटल मास पर न्यूक्लियन। ठीक है, या मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। तो ये एक सिंपल सी टर्म थी ये भी कि जब आपने एक न्यूक्लियन के हवाले से, यानी अगर मिसाल दूं, हीलियम की बात कर रहे थे हम, तो हीलियम के कितने पार्टिकल थे, डेल एम उसका वैसे का वैसे ही, और उसके पार्टिकल कितने थे 4, यानी डेल एम डिवाइडेड बाय 4। अगर हम यूरेनियम की बात करें तो डेल एम उसके पार्टिकल होते हैं 238, तो हम 238 के साथ उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाता है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। अब कहते हैं कि आपकी बुक पर एक ग्राफ सा बनाया हुआ है उन्होंने, ग्राफ में कहते हैं इस फॉर्म में आपके पास ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर उन्होंने लिया हुआ है आपके पास, वो ले रहे हैं चार्ज नंबर यानी जी, इधर ले रहे हैं आपके पास डेल एम ओवर ए, यानी मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। अब इस ग्राफ को जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है तकरीबन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इधर इसकी जो आपके पास मैक्सिमम लोएस्ट पीक है, उधर आपके पास जो एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है आयरन, यानी कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन होगा वो किसका आपके पास आता है, वो आता है आयरन का। ठीक है, आयरन का अगर हम मास नंबर देखें तो वो आपके पास तकरीबन आ रहा है 56। ठीक है, मास नंबर उसका 56 होता है। अब इसके साथ अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाता है मास डिफेक्ट, ठीक है, सॉरी 56 नहीं 58 आपके पास आएगा,
इसका मैस नंबर जो होता है आयरन के लिए, कि यानी ये बात साबित कर रहे हैं ग्राफ के जरिए कि जो आपके पास टोटल ये सबसे ज्यादा जो मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन आता है वो आता है आयरन के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको आपने याद रखना है। ठीक है, आई होप कि मैं अपना जो कॉन्सेप्ट था टॉपिक के हवाले से आपको अब तक पहुंचा पाया हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये था हमारे पास पहला पार्ट जो कि था मैस डिफेक्ट। आगे अपने नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी और इनका आपस में क्या लिंक है, क्या रिलेशन है। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।